नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। छात्रों, जैसा कि आप सभी मेरे YouTube चैनल से अभी जो क्लास कर रहे हैं उसमें मैं बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम वाले क्लास को पढ़ा रहा हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित इसके पहले मैंने 2 वीडियो को अपलोड भी कर दिया है। आज हम 2 वीडियो से आगे अर्थात तीसरे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जिन छात्रों के द्वारा आज पहली बार मेरे YouTube चैनल से वीडियो को देखा जा रहा है, उन छात्रों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप इसके पहले वाले दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये यहाँ से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले बता दिए हैं 2 वीडियो में, उन दोनों वीडियो पर अगर आप पूरा पकड़ अपना बना लेते हैं तो फिर आपको उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर से संबंधित इसके पहले जो दोनों वीडियो हैं, अगर दोनों को देख लेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं छात्रों आपसे ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए थे। आप सभी को याद है कि जो छात्र कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ के बारे में मैं पढ़ा रहा था और माउथ में मैं टीथ के बारे में चर्चा कर चुका था। मैंने बताया था कि हमारे मुंह में 4 टाइप के जो दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन चारों दांतों का अलग अलग कार्य है। हालांकि ये जो दांत होते हैं वह भोजन के पाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये भोजन का पाचन नहीं कराते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भोजन के पाचन में हेल्प जरूर कर देते हैं। और हेल्प कैसे करते हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया तो मुंह में होती है, जिसको पचाने का काम एंजाइम करते हैं। एंजाइम जब उस भोजन के पार्टिकल्स पर पड़ते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में और भी कन्वर्ट करके उसको पचाते हैं। लेकिन अगर मैं रोटी खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, अगर ये दांत बिल्कुल नहीं होता तो उस परिस्थिति में हमको पूरा रोटी निगलना पड़ता, पूरा चावल ऐसे ही बिना चबाए हमको अंदर करना पड़ जाता। तो हमारे जो एस्टोमक वाले पार्ट हैं या फिर हम कहें कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट हैं, उस पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ता और उतना ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स को उसको तोड़ने में और परेशानी का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पर जो दांत होते हैं वो दांत उस भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको कन्वर्ट करके सलाइवा में ले जाकर मिला देते हैं, लार में मिला देते हैं। अब लार में जो एंजाइम होगा वो उसको पचाने का काम करेगा। तो किस टाइप के दांतों ने कौन सा काम किया था ये मैं पिछले वीडियो में हालांकि बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। जो इंसीजर दांत होते हैं वो भोजन को कटिंग करने का काम करते हैं, वो भोजन को काटने का काम करते हैं। इंसीजर जो हमारे बिल्कुल फ्रंट वाले जो दांत होते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं अपर जॉ में और लोअर जॉ में, इन्हीं सामने वाले दांतों को हम कहते हैं इंसीजर, जिनको हम स्माइल टीथ भी कहते हैं। स्माइल टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम हंसते हैं तो सबसे पहले कौन सा दांत दिखाई देता है? आगे वाला, तो वो इंसीजर है। उसके जस्ट जो बगल में जो नुकीला दांत होता है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, उसको हम कहते हैं केनाइन। और केनाइन जो दांत होते हैं वो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, टीयरिंग करने का काम करते हैं। तो भोजन को पूरी तरह से वो चीड़ फाड़ कर बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जब भोजन पहुंचेगा उसके पीछे वाले दांत यानी प्रीमोलर वाले पार्ट में, तो प्रीमोलर जो दांत होते हैं उस भोजन को ग्राइंडिंग करते हैं, यानी उसको पीसने का काम करते हैं। पूरी तरह से उसको पीस कर छोटे छोटे पार्ट में और ज़्यादा बदल देंगे। और जो मोलर दांत होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं मोलर दांत, जिनकी संख्या टोटल 12 होती है, 12 होती हैं, वो दांत क्या करते हैं कि इनको न सिर्फ बचे हुए भोजन मतलब भोजन के पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग करते हैं, बल्कि ग्राइंडिंग के साथ साथ उसको ले जाकर सलाइवा में मिक्स करा देने का काम करते हैं, यानी मिक्स कराते हैं। तो ये सब तो दांत का काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अब आइए थोड़ा सा हम देखें कि हमारे माउथ में ही एक और ऑर्गेन होता है, टंग। क्या ये टंग भोजन को पचाता है? जी नहीं, टंग भोजन को नहीं पचाता है। टंग भोजन के पाचन में सहायक नहीं है, लेकिन ये करता क्या है? तो ये हमें भोजन के टेस्ट का अनुभव कराता है। दूसरी बड़ी बात कि हमें बोलने में, जो हम बात बोलते हैं उस बोलने में भी हेल्प हमको कौन कर रहा है?
जीभ कर रहे हैं। अगर जीभ को पकड़ लिया जाए या जीभ को काट दिया जाए तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। यानी कि यह बोलने में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ ही साथ यह भोजन के स्वाद को बता रहे हैं, स्वाद को बता रहे हैं। और जीभ का एक और जो मेन रोल हो गया भोजन के मतलब पाचन में, तो भोजन पचाता तो नहीं है बट यह भोजन को अंदर धकेलने का काम करता है, यानी माउथ कैविटी के अंदर करता है। माउथ कैविटी के अंदर यानी का मतलब है कि यह ईसोफेगस में भेज देता है, और ईसोफेगस में भेजेगा यानी आपको फूड पाइप में भेजेगा, तो पेरिस्टोलिसिस क्रिया के माध्यम से भोजन धीरे धीरे सरकते हुए स्टोमक में पहुंच जाता है। तो आइए हम इस टंग के बारे में जानें कि टंग के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। टंग यानी जिसको हम कहते हैं जीभ। सबसे पहले ये जाने कि जीभ है क्या, क्या है यह। तो यह एक सेंसरी ऑर्गन है, और सेंसरी ऑर्गन का मतलब मैं पहले ही इस बात को आपको समझा चुका हूं कि इसको हम कहते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग। अब संवेदी अंग का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि यह कुछ मतलब फीलिंग्स कराएगा। जीभ जो है कुछ चीज़ों की फीलिंग कराता है भाई। सोई जैसे मैंने भी बताया कि भोजन की फीलिंग्स है, वो भोजन सावर में है मतलब खट्टा है, या बीटर स्वाद में है, कड़वा स्वाद में है, या फिर साल्टी है, नमकीन है, या स्वीट है, मीठा है, ये सब फीलिंग कौन कराएगा? तो हमको जीभ ही कराते हैं। इसीलिए इसको सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। फीलिंग कराने का काम हो, जिस प्रकार की फीलिंग होगी, मीठापन वाली फीलिंग हो या खट्टापन वाली फीलिंग हो, इसको कराने का काम कौन करता है? टंग। इसीलिए इसको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। दूसरी बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि टंग को हम मैस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। अब मैस्कुलर ऑर्गन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। मैस्कुलर ऑर्गन का मतलब हो गया कि यह मांसपेशीय अंग है। अब मांसपेशीय अंग आप समझते हैं ना, यानी एक ऐसा अंग हो गया जो केवल मांस से ही बना हुआ है। इसमें बिल्कुल बोन नहीं होता है, हड्डी बिल्कुल नहीं होता है। और यही कारण है कि हम अपने जीभ को जिस तरह से चाहे फोल्ड करना उस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम चाहें जीभ को तो पीछे की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, जीभ को बाएं तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, जीभ को दाएं तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, जीभ को नीचे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्ड इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है, इसमें बिल्कुल हड्डी नहीं होता है, केवल मांस होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ये हैंड हो गया। अब इसके अंदर बोन है। अगर हम चाहेंगे भी तो यहाँ से ये जो है ऐसे नहीं मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ सकता है। अगर ये भी केवल मांस का ही होता, केवल इसमें मांस होता, तो आसानी से जैसे इसको चाहते उस तरह से 2-3 फोल्ड करके इसको रख देते हम। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि जीभ जो है पूरी तरह से क्या है? मैस्कुलर ऑर्गन है। अब देखिए आगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो हमारा जीभ है, ये जीभ किससे कनेक्ट रहता है? ये जीभ किससे कनेक्ट रहता है, यानी कि जीभ हमारे मुंह के अंदर ये किससे सटा हुआ है, कौन इसको पकड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा हमारा जीभ जो है जिस बोन से कनेक्ट रहता है, जिस बोन के द्वारा यह पकड़ा रहता है, उस बोन को हम कहते हैं थोरेसिक बोन। थोरेसिक बोन, या उसी को हम कहते हैं हायोड बोन। याद रखेंगे थोरेसिक बोन या हायोड बोन ये कहाँ होता है? तो ये गले वाले भाग में होता है। गले में जो हड्डी होती है, गले के अंदर जो हड्डी होती है, उस हड्डी को हम क्या नाम देते हैं? थोरेसिक बोन या हायोड बोन। और इसी हायोड बोन से हमारा टंग जुड़ा रहता है, इसी से हमारा जुड़ा आता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीभ को पकड़ने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं, जीभ को पकड़े रहने वाली हड्डी क्या कहा जाता है, आपका जवाब क्या होगा? थोरेसिक बोन या हायोड बोन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जीभ को पकड़ने वाली थोरेसिक बोन कहाँ पाई जाती है या हायोड बोन कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? गले में पाई जाती है या गले में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जो हायोड बोन है जिससे हमारा जीभ जो है पकड़ा हुआ है, अगर इस हायोड बोन को कोई तोड़ दे, इसको तोड़ दे, तो हायोड बोन अगर टूट गया तो स्पष्ट है कि जो आपका जीभ है वो क्या हो जाएगा? मुंह से नीचे गिर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। अब आप कभी कभी ये भी महसूस करते होंगे कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनका जीभ ज़्यादा ही बाहर की ओर लटका होता है। तो उनका जीभ इसलिए बाहर की ओर लटका रहता है क्योंकि उनके टंग और हायोड बोन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि उनकी जीभ जो है बाहर की ओर लटकी रहती है। यदि आप सबकी भी हायोड बोन और टंग के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो मुझे लगता है कि आपकी भी जीभ जो है कुत्ते की तरह बाहर लटकी रहेगी। तो यहाँ थोरेसिक बोन या हायोड बोन एक ऐसी हड्डी हो गई जिस हड्डी के द्वारा
टंग जोड़ा रहता है, यानी इसी से पकड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकता है कि इस थोरेसिक बोन से टंग को जोड़ने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं। मतलब थोरेसिक बोन से तो ये जुड़ा रहता है, लेकिन जो जोड़ने वाला लिंक है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम यह जीभ को हायोइड बोन से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अब देखिए इस जीव को लेकर और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि जीभ है एक संवेदी अंग है, जैसे कि हम यहां पर देख लिए, तो ये क्या करने का काम करता है, तो यह हमें टेस्ट बताने का काम करेगा। टेस्ट बताने का मतलब क्या हो गया, स्वाद, स्वाद बताने का कार्य करता है। तो स्वाद बताने का कार्य ये जीभ कैसे करता है, ये कैसे कर लेता है, इसका मतलब कि इस टंग के ऊपर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट के माध्यम से हमको स्वाद का अनुभव होता है। तो देखें यहां पर क्या होता है, इस जीभ के ऊपर होता है टेस्टिंग बर्ड। अब ये टेस्टिंग बर्ड जो होता है ये हमें स्वाद का फीलिंग करा देगा। कैसे, तो इस टेस्टिंग बर्ड के ऊपर बहुत सारी पैपली होती हैं। पैपली, अब पैपली समझते हैं आप, पैपली का मतलब हो गया स्वाद कलिकाएं। टेस्टिंग बर्ड के ऊपर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, और इन स्वाद कलिकाओं से जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन हैं, जो ब्रेन की जो नसें होती हैं जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, वो ब्रेन के न्यूरॉन इस पैपलिस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे ही हम भोजन के किसी पार्टिकल्स को रखते हैं, चाहे वो मीठा वाला पार्टिकल्स को रखें या सावर वाला रखें या फिर जिंजर वाला रखें, गार्लिक वाला रखें, जो कुछ भी रखें, जो भी रखेंगे, अब इस पैपली से जुड़ी हुई जो न्यूरॉन होगी वह तुरंत मैसेज लेकर पहुंचेगी ब्रेन के पास। और आपको पता है कि सारे सिस्टम को करवाने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन तुरंत वहां से बताएगा कि जो वस्तु रखी गई है जीभ पर उसका स्वाद कैसा है। तो जैसे ही इस पैपली से जुड़ी हुई न्यूरॉन जाकर ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाई, ब्रेन ने बताया कि हाँ ये वस्तु खट्टा है, ये वस्तु मीठा है, ये वस्तु सावर है। तो वो टेस्टिंग बर्ड मतलब किस टाइप से होता है, ये पैपली किस प्रकार से जुड़ा होता है, कहाँ पर कौन सा स्वाद का अनुभव हमको जीभ में होगा, आइए जरा इसको देखने का यहाँ पर कार्य करें। ये जैसे मान लेते हैं जीभ है, इस जीभ का जो सबसे अगला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यहां से हमें कौन सी फीलिंग होगा, स्वीट वाली फीलिंग, मीठापन वाली फीलिंग। जैसे जो हम मिठाई खाते हैं, चीनी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जो उसमें मीठापन रहता है, उस मीठापन का अनुभव कहां से होता है, तो ये अगले पार्ट से होता है। अब ये अगले पार्ट से कैसे होगा, तो यहां पर जो पैपली है वो स्वीट वाली पैपली है, मीठापन का फीलिंग कराने वाली पैपली है। इससे जुड़ी हुई नसें जैसे ही आपको ब्रेन के पास मैसेज लेकर गई, ब्रेन ने तुरंत क्या समझाया कि यह जो है मीठा वाली पैपलीज के पास है, यह किस प्रकार के वस्तु का स्वाद है, मीठापन वाला स्वाद है। अब इस स्वीट के अगर हम पीछे जस्ट देखें, यानी कि जीभ के मिडल वाले भाग में, ये दोनों पार्ट हम ले लें, तो यहाँ पर भोजन के जिस स्वाद का अनुभव होता है वो कौन सा स्वाद, तो यहाँ पर होता है साल्टी, यानी नमकीन का अनुभव। नमकीन, जैसे हम कोई चटक चीज़ खाते हैं, मसालेदार चीज़ खाते हैं, तो उसमें जो मतलब नमकीन का अनुभव होता है, नमक का अनुभव होता है, साल्ट का जो अनुभव होता है, ये कहाँ से होता है, जीभ के बीच वाले पार्ट से। इस साल्टी के पीछे अब यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर होता है सावर का फीलिंग। सावर समझते हैं ना, खट्टा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई नींबू वगैरह खा लिए, ऐसा फल खा लिए जो खट्टा हो, या संतरा वगैरह पी लेते हैं तो उसमें जो खट्टापन होता है, या यूँ कहें कि कोई दही है जो खट्टा बिल्कुल है, तो ये जो खट्टापन का मतलब एहसास हो रहा है हमको, वो जीभ के किस पार्ट से हो रहा है, तो पीछे वाले पार्ट से। इस साल्टी के जस्ट पीछे वाली पैपली जो होती है वो सावर की फीलिंग को कराती है। अब इस सावर के पीछे जो हमको अनुभव होता है वह किसका होता है, बीटर। बीटर जैसे कड़वा। जैसे मान लेते हैं कि आप करेला वगैरह खाते हैं, तो करेले का स्वाद मतलब देखिएगा तो वो खट्टा नहीं होता है, वो मतलब ये नमकीन भी नहीं होता है, तीता भी नहीं होता है,
वो कड़वा लगता है। जैसे नीम का फर देखिएगा, नीम का जो फर हम खा लेते हैं मुंह में, वही कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो कड़वा का जो अनुभव होता है वो सावर के जस्ट पीछे वाली पैपलीज कराती है। और इसके पीछे अब देखिएगा, यानी बिल्कुल जहाँ पर अब जीभ खत्म होने पर आता है, जहाँ जीभ समाप्त होने पर आता है, उस एरिया में जहाँ पर हम कहते हैं कि माउथ कैविटी अब समाप्त होने जा रहा है, तो माउथ कैविटी वाले पार्ट में सबसे पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए किस टाइप का फीलिंग आएगा। तो यहाँ पर होता है गार्लिक वाला फीलिंग। गार्लिक समझते हैं ना, लहसुन वाली फीलिंग। यहाँ पर होगा जिंजर वाली फीलिंग, जिंजर वाली फीलिंग। यहाँ होगा ओनियन वाली फीलिंग, यानी प्याज वाली फीलिंग। ये जो फीलिंग होता है वह सबसे जीभ के पीछे वाले पार्ट से होगा, बिल्कुल पीछे वाले पार्ट से होगा, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जीभ अब हाइवुड बोन के साथ जुड़ा होता है। वहाँ पर जाकर फीलिंग किसका होता है, गार्लिक का, जिंजर का, या फिर ओनियन वाले पार्ट का। उसके नीचे बिटर वाला पार्ट, उसके नीचे है सावर वाला पार्ट, उसके नीचे यानी जीभ के बीच वाले भाग में साल्टी, और सबसे जो आगे होता है वह मीठापन का अनुभव कराता है। तो ये हो गया जीभ के बारे में कुछ जानकारी। अब देखिए ये जीभ क्या करता है, जैसे मैं पहले ही बताया कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन को दांत ने पूरी तरह से पीस दिया, और पीसने के बाद उसको क्या किया, लार से मिक्स कराया। लार से मिक्स कराने के बाद अब उस लार से जो एंजाइम निकला वो भोजन पार्टिकल्स को पाचन करा दिया, और पाचन कराने के बाद अब उसको जीभ ने क्या किया, उसको माउथ कैविटी से अंदर भेज दिया। माउथ कैविटी से अंदर भेजा यानी कि इसके पास फूड पाइप के पास भेजा। फूड पाइप उसको क्या करेगा, पचाने का काम नहीं करेगा। फूड पाइप में भोजन पचता नहीं है, वहाँ से सीधे पहुँचेगा स्टोमक में, जहाँ फिर से भोजन का पाचन होता है। तो टंग इतना काम हमारे लिए करता है। अब देखिए जहां पर माउथ कैविटी समाप्त होता है वहां से आपका फूड पाइप शुरू होता है, वहां से फूड पाइप की शुरुआत होती है। लेकिन जहां जीभ का एरिया समाप्त होता है, मतलब जहां से माउथ कैविटी की शुरुआत होती है, उस माउथ कैविटी में जीभ के बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में माउथ कैविटी के अंदर ही लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। अब इस सैलिवरी ग्लैंड्स का कार्य क्या है, ये किस टाइप से सैलिवरी ग्लैंड कार्य करता है। तो जो भी भोजन मिला लार में, तो लार में कैसे मिल गया, क्योंकि हमारे माउथ कैविटी के अंदर हमेशा लार निकलते रहता है। अब ये लार निकालने का काम कौन करता है, तो लार निकालने का काम करता है सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथि होता है वो लार निकालने का काम करता है, स्लाइवा निकालने का काम करता है। उस स्लाइवा को निकालने वाला जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो वेली ग्लैंड हमारे मुंह में 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी का मतलब हो गया टोटल 6 संख्या में होता है। लार ग्रंथियां कितनी हो गई संख्या में, 6, यानी 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से हमेशा लार निकलते रहता है, और उस लार में 2 चीजें पाई जाती हैं। 2 चीजें कौन कौन पाई जाती हैं, तो एक पाता है टाइलिन एमाइलेज, और दूसरा क्या पाता है, दूसरा पाता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स और टाइलिन एमाइलेज ये किसके अंदर पाता है, ये पाता है लार के अंदर। लेकिन इसके पहले एक चीज देखेंगे कि जो सलाइवा है उस सलाइवा में क्या है। तो यहां पर देखिए सैलिवरी जो ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड ये माउथ कैविटी में कितने पेयर में है, 3 पेयर्स, 3 जोड़ी होता है। और इसी सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा यानी लार निकलता है। अब लार का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले आइए उसको देख लेते हैं। इस लार में 95% होता है वाटर। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 95% इसमें होता है वाटर यानी पानी। 95% लार में पानी होता है, और 5% में होता है एंजाइम। 5% होता है एंजाइम। तो 95% वाटर है, 5% में क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम जो इसमें है, इसमें कितने टाइप के एंजाइम है तो मैं पहले ही बता दिया हूं, 2 टाइप का एंजाइम है। कौन कौन है, तो एक है टाइलिन एंजाइम,
टाइलिन एंजाइम और एक है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स। अब ये टाइलिन एंजाइम और लाइजोसोम्स ये दोनों क्या करता है? ये लार में उपस्थित होता है। ये दोनों एंजाइम लार में उपस्थित होता है और ये दोनों जो लार में उपस्थित एंजाइम है वो किस ग्लैंड से निकल रहे हैं? सैलिवरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से लार निकल रहे हैं और इसी लार के अंदर क्या है? टाइलिन एंजाइम है और लाइजोसोम्स है। तो यहां पर देखेंगे पी यहां पर साइलेंट है, टाइलिन पढ़ा जाएगा इसको। अब ये दोनों जो एंजाइम है वो किस तरह से कार्य करेगा, क्या करेगा, इस दोनों का वर्क क्या है? तो देखिए, जो भी भोजन का पार्टिकल्स था उसको दांतों ने पूरी तरह से क्या किया? चबा दिया, पीस दिया और उसको लार में मिला दिया। जब लार में मिला तो लार से निकलने वाला जो ये दो एंजाइम है, दोनों एंजाइम उस भोजन के साथ मिक्स होगा, मिलेगा। और जब तक एंजाइम नहीं मिलेगा तब तक भोजन का पाचन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वह पूरी तरह से कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं, उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। जैसे ये मिलेंगे भोजन के पाचन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि लाइजोसोम्स क्या करता है, ये क्या करता है? तो यह काम करता है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या हो गया? जो भी हम भोजन किए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा हमने भोजन ले लिया जिस भोजन को हमने करते समय हाथों को अपने नहीं धोया, बिना हाथ धोए ही खाना खा लिए। अभी तो खैर कोरोना का दौर चल रहा है तो आज के दौर में तो बिना हाथ कोई धोए अब खा ही नहीं रहा है। हाथ खाने के पहले भी धो रहे हैं और बाद में तो खैर धोते ही हैं। तो जो भी हम हाथ वगैरह धो रहे हैं उसमें जो हमारे हाथों में बैक्टीरिया या वायरस जो जमे रहते हैं वो क्या होते हैं? छूट जाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन बिना हाथ धोए हमने भोजन को कर लिया, या हाथ हमने धोया ही और कोई ऐसा भोजन कर लिया जिस भोजन में पहले से ही बैक्टीरिया है या उस भोजन में वायरस है, कोई जंक फूड है, ऐसा फूड है जिस पर फफूंद वगैरह जो है लगा हुआ है, उस भोजन को हमने कर लिया। अब ये फफूंद या बैक्टीरिया वायरस हमारे जब शरीर के अंदर जाएंगे तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाइजोसोम्स है, जो लार के अंदर पाया जाता है एंजाइम, यह एंटीबैक्टीरियल काम करता है। इसका मतलब कि किसी भी कारण से अगर भोजन के साथ कोई हार्मफुल प्रोडक्ट, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो, जो कुछ भी हो, अगर वो पहुंच गया तो उसको वह क्या करता है? मार देने का काम करता है। ये एंजाइम उस बैक्टीरिया को, वायरस को छोड़ते नहीं है, बिल्कुल उसको समाप्त करते हैं। तो ये उसको मारने का काम करते हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल काम करता है। तो बहुत यूजफुल चीज़ है ये। जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट भोजन के साथ हमारे चला गया, उस हार्मफुल प्रोडक्ट को क्या करता है? मार देता है। और इसके मारने से बैक्टीरिया जो है अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं तो अगर अंदर पहुंच जाएंगे तो ये बहुत टाइप की बीमारियों को हमारे शरीर में जन्म दे देंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आइए इसको देखते हैं। टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ हमने जो 3 पार्टिकल्स खाया था, मैंने बताया था ना कि आप कुछ भी खाएंगे तो आप 3 ही चीज़ फाइनली मेजर अमाउंट में लेंगे। कॉम्प्लेक्स फूड में लेंगे, मतलब ज़्यादा लेंगे। कौन कौन? CPL। CPL समझ रहे हैं ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इस 3 चीज़ों को आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। अब रही बात कि जो भी हम अन्न वगैरह खाए थे, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, मक्का का कोई चीज़ बना हुआ खा लेते हैं, मतलब जो अन्न है या फिर फ्रूट वगैरह हो गया, चीनी हो गया, मिठाई कोई हो गया, इसको जब हम खाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम किया और ये कितना % कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है? तो 70% पाचन। ये 70% किसका पाचन करा दिया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करा दिया। मात्र 30% ही ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको यह पचा नहीं पाया। अब वह क्या होगा? मुंह के अंदर जाएगा, मतलब वो अब मुंह से नीचे आगे निकलेगा तो
फूड पाइप में पहुंचेगा, फूड पाइप से स्टोमक में पहुंचेगा। लेकिन 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम ने ही कर दिया। और ये टाइलिन एंजाइम जो है किस में पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा कौन सा ग्लैंड निकालता है? तो ये सैलिवरी ग्लैंड निकालता है। और सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो यह मुंह में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भोजन के पाचन की प्रोसेस मुंह में ही शुरू हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से ही शुरू जाती है। और मुंह में सबसे पहले किस चीज़ का पाचन कराया? यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस ऑर्गन से शुरू होता है? मुंह से ही शुरू जाता है। ये पूछेगा कि मानव के शरीर में भोजन जो पचता है उसमें सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट पचता है? कौन सा न्यूट्रिएंट है यहाँ पर? सबसे पहले कौन सा पचा? कार्बोहाइड्रेट पचा। और कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट यहाँ पर पच गया? 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करा दिया। यही कारण है कि जो एथलेटिक्स होते हैं, जो धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, या क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जब ज़्यादा मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है, खेलते खेलते थक जाते हैं, एनर्जी सारी समाप्त हो जाती है, तो उनको तुरंत अगर एनर्जी देनी हो तो तुरंत एनर्जी देने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अब ऐसा नहीं कि उनको दाल पिलाएंगे, दाल पिलाएंगे तो क्या पिलाएंगे? प्रोटीन पिलाएंगे। तो प्रोटीन का पाचन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। आप किसका पाचन करा रहे हैं? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करा रहे हैं। तो वैसा चीज़ उनको देना पड़ेगा जिसमें क्या हो? मीठापन हो, शर्करा हो, चीनी हो, उससे उसको तुरंत एनर्जी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही पचता है। और जब यही सबसे पहले पचेगा तो सबसे पहले यही पचकर हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। इसीलिए देखिएगा कि उसको ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, मतलब तुरंत उसको एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो ये पूछा जाता है अभी क्वेश्चन कि एथलेटिक्स को तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? प्रोटीन देना चाहिए, वसा देना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्यों देना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले भोजन के जिस पार्टिकल का पाचन होता है वो कौन सा पार्टिकल्स है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखिए यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया कितना परसेंट? 70%। एग्जामिनर इतना चालाक होता है कि आपसे पूछेगा कि मुंह में किस भोजन के पार्टिकल्स का पाचन नहीं हुआ है? किसका पाचन नहीं हुआ है? प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है। किसका पाचन नहीं हुआ है? लिपिड्स का पाचन नहीं हुआ है। तो ध्यान देंगे मेरे बातों पर कि हमारे मुंह के अंदर जो 70% कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ है, वो मतलब 70% पचा हुआ भोजन कौन सा भोजन? कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें? कार्बोहाइड्रेट। और जो प्रोटीन तथा लिपिड्स जो अभी तक अनडाइजेस्टेड है, बिल्कुल पचा ही नहीं है, तो डाइजेस्टेड में कौन? कार्बोहाइड्रेट। कितना परसेंट? 70%। और अनडाइजेस्टेड में कौन कौन है? प्रोटीन और लिपिड है। ये सम्मिलित रूप से जो भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे मुंह में ही केवल अभी हैं, उस भोजन को हम क्या नाम देते हैं? तो उसको कहते हैं बोलस। बोलस। उस भोजन को हम क्या नाम देते हैं? बोलस। पूछेगा कि हमारे मुंह में जो भोजन होता है उस भोजन को हम क्या नाम देते हैं? उस भोजन को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब बोलस किस टाइप का भोजन होता है? तो ये बोलस ऐसे भोजन को कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कुछ अंश पचा हुआ है 70%, और वैसा भोजन का न्यूट्रिएंट जो अभी पचा हुआ नहीं है, जैसे कौन कौन? प्रोटीन और लिपिड्स। इस सम्मिलित रूप से टोटल भोजन को हम क्या नाम देते हैं? बोलस नाम देते हैं। यानी ये बोलस वाला भोजन अब हमारी जो मुंह में था, अब वो नीचे जाएगा। जीभ उसको धक्का देकर क्या करेगा? नीचे पहुंचाने का काम करेगा। तो जब नीचे पहुंचाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि माउथ के बाद हमको कौन सा ऑर्गन पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत? तो माउथ के बाद हमको पढ़ना है ईसोफेगस के बारे में। और ईसोफेगस का मतलब ये हो गया कि हमको फूड पाइप के बारे में पढ़ना है। फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे अब। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा दूसरा जो ऑर्गन है वो कौन सा है? फूड पाइप। फूड पाइप, या इसी को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, भोजन नली। इसको हम नाम क्या देते हैं हिंदी में? भोजन नली। तो अब देखिए भोजन नली में पहुंचेगा। ये आपका मान लेते हैं ये भोजन नली है। ये भोजन नली है। इस भोजन नली के ऊपर जो माउथ था उसमें किस टाइप का भोजन था? बोलस वाला भोजन था। अब ये बोलस वाला भोजन इस फूड पाइप से
सीधे कहाँ पहुँचेगा, यह पहुँचेगा स्टोमक में। स्टोमक जिसको हम अमाशय कहते हैं, या इसी को हम उदर कहते हैं, या इसी को हम पेट कहते हैं। तो इसमें भोजन ये पहुंचेगा। कौन सा भोजन पहुंचेगा? बोलस वाला भोजन पहुंचेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि फूड पाइप में जब ये भोजन पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है। याद रखेंगे कि फूड पाइप में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और यही कारण है कि इस फूड पाइप के अंदर किसी प्रकार का कोई ग्लैंड भी नहीं पाता है। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होगा। भोजन का पाचन ये फूड पाइप नहीं कराता है, बल्कि फूड पाइप का सिर्फ इतना ही काम है कि इस भोजन को मुंह से स्टोमक के अंदर पहुंचा देना। तो ये कैसे पहुंचाएगा, ये कैसे पहुंचाएगा? तो यहाँ पर जान लेंगे कि जो फूड पाइप होता है यह भी एक मैस्कुलर ऑर्गेन है, और मैस्कुलर ऑर्गेन का मतलब हो गया कि यह भी मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग है। फूड पाइप भी किस प्रकार का अंग है? यह भी एक मांसपेशीय अंग है, यानी कि इसमें भी हड्डी नहीं होता है, ये मांसपेशीय अंग है। अब इस फूड पाइप में क्या होगा, कैसे भोजन पहुंचेगा? तो जैसे देखिए क्या होता है, इस फूड पाइप के अंदर एक क्रिया होती है जिस क्रिया को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस क्रिया। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्रिया ये किस में होता है? तो ये फूड पाइप में होता है। पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा। अब ये पेरिस्टाल्सिस क्रिया किस तरह से इसमें होता है? तो देखिएगा पेरिस्टाल्सिस क्रिया क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर कोई पाइप वगैरह है, कोई पतला पाइप है, उस पतले पाइप के अंदर आप मान लेते हैं कोई सामान यहाँ पर रख देते हैं। ये सामान, जैसे मान लीजिए कि यही पाइप है, इस पाइप के अंदर मैंने ये सामान रख दिया, इसके अंदर मैंने सामान रख दिया, और ये तो खैर मतलब सॉफ्ट नहीं है, तो इसमें बोन है, लेकिन जो मैस्कुलर ऑर्गेन है ये पूरी तरह से फूड पाइप। तो अब मान लेते हैं कि इस सामान को हमको इधर निकालना है, इस सामान को इसमें से इधर जाना है, तो क्या होगा ना, ये स्क्वीज होगा, मतलब दबेगा। जब दबेगा ना तो ये सामान क्या होगा, आगे की ओर सरकेगा। नहीं होता है दाब दाब के नीचे की ओर हम लेकर चले आते हैं उसको। तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर भोजन पहले पहुँचा तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस की क्रिया हो गई। यहाँ पर जब ये सिकुड़ेगा तो भोजन प्रेशर के साथ क्या होगा, नीचे आ गया। बोलस वाला भोजन फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस क्रिया हुई, फिर यह भोजन सरक कर और नीचे आ गया, फिर यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस क्रिया हुई, भोजन सरक कर और नीचे आ गया, और इस प्रकार से सरकते सरकते यहाँ कहाँ पहुँच गया, स्टोमक में पहुंच गया। तो याद रखेंगे फूड पाइप के अंदर भोजन जो होता है वह भोजन माउथ से कहां पहुंचता है, स्टोमक के अंदर पहुंचता है। किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा पहुंचता है। आपसे अगर यह प्रश्न पूछ दे कि फूड पाइप का वर्क क्या है, तो फूड पाइप का वर्क है कि माउथ कैविटी से, यानी जो मुंह है उस मुख गुहा से भोजन को लेकर कहां तक पहुंचा देना, स्टोमक तक पहुंचा देना। और स्टोमक तक ये भोजन को किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचाता है? पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा पहुंचता है। पूछेगा क्वेश्चन कि क्या फूड पाइप में भोजन का पाचन होता है? फूड पाइप में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। अब ये भोजन कहां पहुंचा? अब ये भोजन पहुंचा स्टोमक में। किस टाइप का भोजन पहुंचा? बोलस वाला भोजन पहुंचा, जिसमें किस किस चीजों का पाचन हो चुका है? तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? तो यह मात्र जो है 70% ही पाचन हो पाया है। अभी भी अनडाइजेस्टेड कौन कौन सा फूड पार्टिकल्स हैं? तो प्रोटीन है और लिपिड्स हैं, और साथ ही साथ 30% अभी कार्बोहाइड्रेट भी हैं जिसका पाचन अभी नहीं हो पाया है। इस फूड पाइप के अगर हम बारे में बात करें, टोटल लेंथ कितना होता है? तो याद रखिएगा फूड पाइप का टोटल लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। अब आइए हम अगला पार्ट पढ़ें, तीसरा स्टोमक। स्टोमक जिसको हम कहते हैं पेट, जिसको हम कहते हैं आमाशय, और जिसको हम कहते हैं उदर। स्टोमक में भोजन पहुंचा। जब ये भोजन स्टोमक में पहुंचेगा, यानी पेट में जब पहुंचेगा, आमाशय में जब पहुंचेगा, तो 1.5 से 2 घंटा भोजन वैसे ही पड़ा रहता है। वो बोलस वाला भोजन वैसे ही पड़ा रहता है, उस पर कोई क्रिया नहीं होती है। 1.5 से 2 घंटे पड़े रहने के बाद अब जो न्यूरॉन होंगे वो न्यूरॉन मैसेज लेकर पहुंचेंगे किसके पास? ब्रेन के पास। मैसेज लेकर पहुंचाएंगे किसके पास? ब्रेन के पास।
तब ब्रेन उस न्यूरॉन को यह आदेश देगा कि भोजन आमाशय में आ चुका है, आमाशय में आ चुका है। इसीलिए जो भी इस आमाशय के अंदर ग्लैंड हैं, उस ग्लैंड को आप स्टिमुलेट कीजिए, उसको उत्तेजित कीजिए, ताकि वह एंजाइम बनाना शुरू करे और भोजन का पाचन उसमें शुरू हो जाए। तो ये सिग्नल लेकर पहुंचता है कौन? न्यूरॉन। किसके पास? ब्रेन के पास। तो पहले तो 1.5 घंटा तक वही भोजन पड़ा रहा, लेकिन अब जब उसके पास मैसेज पहुंच गया, तो मैसेज पहुंचने के बाद जो आमाशय के अंदर ग्लैंड होगा, वह ग्लैंड एंजाइम बनाना शुरू करेगा और वह एंजाइम भोजन के पार्टिकल्स का पाचन करना शुरू कर देगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे स्टोमक में भोजन के पाचन होने में कितना समय लग जाता है, कितने समय में भोजन का पाचन हमारे पेट के अंदर हो जाता है? 1.5 से 2 घंटा तो वैसे ही पड़ाता है, लेकिन कितने समय में स्टोमक में पड़ा हुआ भोजन जो है पच जाता है? तो स्टोमक में पड़ा हुआ जो भोजन है वह 3 से 4 घंटे में पच जाता है। 3 से 4 घंटा लगता है भोजन पचने में। किस पार्ट में? स्टोमक वाले पार्ट में। 1.5 से 2 घंटा वैसे ही पड़ा रहा और 3 से 4 घंटा अब उसको पचने में लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे तक तो कम से कम आप कुछ भी न ही खाइए, क्योंकि अभी तो जो आपका भोजन गया वो पड़ा हुआ है कुछ देर तक, उसके बाद पचाने में भी कुछ समय लगा और अभी पचा नहीं, तब तक आपने दूसरा भोजन फिर ले लिया। तो इससे क्या होगा ना कि स्टोमक ही बैठ जाएगा। जैसे नहीं होता है मशीन पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर जो है मशीन के बढ़ने से क्या होगा, धुक धुक करके सीधे स्टॉप, बैठ गया। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर होगा। इसीलिए जो है ना, अंतराल पर कुछ खाना खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो भी सही से काम करेगा। नहीं तो ज़्यादा ओवरलोड पर करेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, फिर काम करना बंद कर देगा, सिस्टम ही ठप हो जाएगा। सिस्टम ठप हुआ तो आप भी ठप हो जाएंगे। अब देखिए, स्टोमक में जब पहुँचा, इस स्टोमक में भोजन के पहुँचने के बाद इस स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब हो गया यहां पर होता है जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। स्टोमक में कौन से ग्लैंड पाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाता है, जठर ग्रंथि पाता है। ये जैसे देखिए, ये हो गया आपका, जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका स्टोमक, ये स्टोमक हो गया। अब यहां पर ये बोलस वाला भोजन आ गया है, स्टोमक में भोजन आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर जब ये भोजन आ गया तो यहां पर ये होता है ये जठर ग्रंथि, ये होता है जठर ग्रंथि। अब इस जठर ग्रंथि से एंजाइम तुरंत एक निकलेगा और वो एंजाइम निकलकर भोजन के पार्टिकल्स का यहां पर पाचन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 टाइप के रसायन निकलते हैं। जो 3 टाइप के रसायन निकलते हैं उसमें क्या निकलता है? तो एक निकलता है HCl, HCl निकलता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक निकलता है। अब इसके साथ साथ 2 एंजाइम निकलता है। एक तो एसिड निकला, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला। दूसरा निकलेगा आपको पेप्सिन, पेप्सिन जो एक एंजाइम है, और एक और एंजाइम निकलेगा, कौन सा? रेनिन। तो देखिए ध्यान से, स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास से 3 प्रकार के रसायन निकले। एक निकला इसमें से एसिड, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2 निकले इसमें से एंजाइम, कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। इस दोनों एंजाइम का नाम आप सुने होंगे। सबसे पहले देखिए इस ये HCl क्या है। इस HCl को बायोलॉजी की भाषा में हार्मोन कहा जाता है। बायोलॉजी की भाषा में इस HCl को हम क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। अब इसको हार्मोन क्यों कहेंगे? आपके दिमाग में आएगा कि हार्मोन कैसे हो गया, ये तो एसिड है, एसिड है तो ये हार्मोन कैसे हो गया? हाँ ठीक है, बिल्कुल एसिड है ये, लेकिन इसको हम हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जो कोई चीज भी हमको मां के गर्भ से जन्मजात मिलता है, जन्म के साथ मिलता है, उसको हम हार्मोन कहते हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन हैं, जैसे आप सुने होंगे लाइक एक बहुत ही कॉमन हार्मोन है इंसुलिन।
इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमको माँ के गर्भ से मिलता है। क्या आपने कभी ऐसा सुन लिया है क्या कि मतलब किसी प्रकार का जो है हार्मोन का शरीर में कमी हो जाए तो डॉक्टर उसको जो है बाहर से पिला देते हैं हार्मोन के, लीजिए पी लीजिए। जैसे ये तो एक हार्मोन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हार्मोन है और ये तेजाब है। एसिड मतलब क्या हो गया, तेजाब हो गया। तो क्या आपके शरीर में कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो गई तो डॉक्टर कहेगा क्या कि आपके अंदर ये हार्मोन जो है कम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, तो इसको हम तेजाब को बाहर से पिला दें? पूरा शरीर ही जल जाएगा। ये नहीं पी सकते हैं। इसलिए नहीं पी सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में जन्मजात मिले हुए हैं, मम्मी पापा के गर्भ से ही मिला हुआ है। ये ना कभी कम हो सकते हैं ना अधिक हो सकते हैं। अगर ये कम हो भी गए इवन कभी, तो इसको बाहर से पिलाकर इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन की कमी हो गई तो हम तेजाब लेकर पी लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे हमारे शरीर में फिर से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए, तो इसको हम हार्मोन कहेंगे। अब ये कार्य क्या करता है, इसका देखिए सबसे बड़ा कार्य क्या है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो इतना ज़्यादा कम होता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि इतना कम जो है एसिडिक नेचर में कोई भी अगर हार्मफुल प्रोडक्ट जो लाइजोजोम से बच कर आ गया, जो लार में लाइजोजोम से पाया जाता था एंजाइम, वहाँ से अगर बच कर आ गए तो यहाँ पर आकर ये नहीं बच पाएंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आकर ये क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो बच कर आ गया वह आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से मर जाता है। ये HCl उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है तो हमको खट्टा ढेकार आता है या पेट के अंदर कभी जलन टाइप का ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी पेट जल रहा है, मतलब खट्टा खट्टा ढेकार आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जब हम मान लेते हैं कि कहीं पर पार्टी वगैरह में गए, तो पार्टी वगैरह में जब जाते हैं तो फिर तो दूसरे के घर का खाना खा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर तो सब्र का बांध टूट जाता है। अब हम जितना मन करते हैं उतना ठूस ठूस कर खा लेते हैं, मतलब जो भी आए खा लेंगे, ये आएगा वो भी खाएंगे, वो आएगा वो भी खाएंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। अब ज़्यादा अगर आपने खाना खा लिया तो उसको पचाने के लिए उतना ही ज़्यादा एंजाइम निकालने पड़ेंगे, हमारे बॉडी के अंदर उतना ही ज़्यादा एंजाइम निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एंजाइम को ज़्यादा स्टिमुलेट कराता है कौन, ये HCl, और उतना ही अधिक HCl भी तो निकलेगा। उसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट होंगे उस हार्मफुल प्रोडक्ट को समाप्त करने के लिए ये ज़्यादा निकलेगा, तो ये ज़्यादा स्टिमुलेट किसको कराएगा, पेप्सिन और रेनिन को उत्तेजित करवाएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप निकले, चूँकि भोजन ज़्यादा आया है तो ज़्यादा फूड पार्टिकल्स का पाचन करना है। तो अगर इसकी मात्रा बढ़ गया पेट के अंदर तो वही क्या होता है ना कि खट्टा ढकार आता है या जलन आता है। अब यही सुनते होंगे कोई डॉक्टर वगैरह होता है तो वो कहता है कि भाई जी आप इनो पी लीजिए। तो इनो उसको क्यों बोल दिया गया पीने के लिए? जब एसिडिटी होती है तो उस समय उसको इनो क्यों कहता है पीने के लिए? इनो पीने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इनो में क्या पाता है, तो इसमें पाता है बेस। बेस समझते हैं ना, क्षार। किस टाइप का बेस? तो इसमें पाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बेस है और हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ा हुआ है, ज़्यादा अम्लीयता बढ़ा हुआ है, और ये क्या करेगा, बेस जब जैसे इनो पिएंगे उसके साथ बेस चला गया पेट के अंदर। और आप शुरू से ही पढ़ते हैं कि जब भी बेस और एसिड मिलते हैं आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होने के बाद वह साल्ट और वाटर बना देते हैं। तो इस तरह से यह जो है क्या करता है कि एसिडिटी को दूर करता है। तो HCl का ये तो कॉमन काम हो गया। ये कॉमन काम क्या हुआ कि सबसे पहले इसने क्या किया कि जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो लाइजोजोम से बचकर हमारे बॉडी के स्टोमक पे पहुंच गए, उस स्टोमक में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये नहीं बच पाएंगे, ये पूरी तरह से उसको समाप्त कर देगा। अब आपके मन में जा रहा है कि सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक तेजाब, जो बैटरी में तेजाब होता है ना, वही तेजाब है ये हमारे बॉडी के अंदर है। तो जब हम ज़मीन पर डालते हैं तो एकदम वो खदक पड़ता है। अब प्रयोगशाला में भी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर अपने हाथों पर रख लेंगे तो हाथों को जला देगा ये। लेकिन ये हमारे आमाशय के अंदर निकलता है, पेट के अंदर निकलता है, लेकिन फिर भी हमारा पेट नहीं जलता है। ऐसा कभी होता है क्या कि आप मतलब ज़्यादा एसिड ये निकल गया तो उस परिस्थिति में आपका पेट जल कर एकदम जो है
धुआं बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के बगल में एक और लेयर होता है जो बेसिक नेचर का होता है, और जो बेसिक नेचर वाला जो ये लेयर होता है इसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, ये म्यूकस लेयर क्या करता है कि म्यूकस लेयर से हमेशा जो है निकलते रहता है क्षार, और ये जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ से निकलता है क्या? HCl। अब HCl के साथ जैसे ही मिक्स होते रहेगा उसको धीरे धीरे जो क्या करेगा, बेसिक नेचर में कन्वर्ट करते जाएगा। इसीलिए हमारा पेट नहीं जल पाता है, क्योंकि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के जस्ट बगल में एक म्यूकस लेयर होता है, जो म्यूकस लेयर हमारे पेट को इस एसिड से जलने से बचाता है। अब देखिए इसका जो मेजर वर्क है, इसका जो मेजर वर्क है वो 2 मेजर वर्क है। क्या वर्क है HCl का? तो HCl अगर ना रहे तो हमारे पेट के अंदर जो ये 2 एंजाइम जो बने हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, पेप्सिन और रेनिन, ये स्टिमुलेट नहीं होगा, उत्तेजित ही नहीं हो पाएगा। उत्तेजित नहीं होने का मतलब है कि बिल्कुल ये कार्य नहीं पड़ेगा, एकदम निष्क्रिय रहेगा ये। यही HCl निकलता है ना तो इन दोनों को एक्टिव कर देता है। तो एक्टिव कैसे करता है ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों पेप्सिन और रेनिन है ना, ये एक्टिव फॉर्म में ही मैंने लिखवाया है, ये एक्टिव फॉर्म में है। इसके इनएक्टिव फॉर्म क्या होते हैं? तो इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन का पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और रेनिन का जो है इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? तो प्रोरेनिन, ये होता है पेप्सिनोजेन, पेप्सिन, प्रोरेनिन, रेनिन। मतलब क्या हुआ कि जब HCl निकला हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो इस HCl ने न निकल कर सिर्फ हार्मोनल प्रोडक्ट को मारा, बल्कि पेप्सिनोजेन ये एंजाइम हमारे आमाशय में रहता है। जो जठर ग्रंथियों के दौरान निकाला जाता है वो क्या निकालता है? पेप्सिनोजेन को निकालता है, एंजाइम को। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय होता है, और इसको एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करवाता है कौन? HCl। और जब इसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा तो यह किस में बदल जाएगा? पेप्सिन एंजाइम में बदलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? पेप्सिनोजेन। रेनिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है? प्रोरेनिन। या प्रोरेनिन को एक्टिव फॉर्म में HCl लाकर किस में बदल देता है? रेनिन में बदलता है। अब ये पेप्सिन जब निकलेगा तो ये पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और मैंने बताया था ना कि भोजन में 3 प्रकार के मेजर कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट तो 70% माउथ में पचा था टाइलिन एंजाइम के द्वारा, लेकिन अब यहां पर ये किसका पाचन करा रहा है? प्रोटीन का पाचन करा रहा है। कौन सा यहां पर एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन कराया। जो भी हम भोजन के बिग पार्टिकल्स जो कॉम्प्लेक्स फूड के तौर पर लिए हम प्रोटीन को, इसको पचाने का काम करता है कौन? पेप्सिन। और इसको जब पचाएगा तो इसको यह छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? तो यह तोड़ देगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। तो पेप्सिन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। ये पेप्सिन एंजाइम किस मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है? किसको पचाने का काम करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। प्रोटीन को पचाकर वह किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कर देता है। अगर ये पूछेगा कि पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जो लाया गया है, उस एक्टिव फॉर्म में लाने का काम किया था कौन? HCl। ये पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम कहां से निकल रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो ये पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया। रेनिन क्या पाचन करता है? तो यह रेनिन पाचन करता है मिल्क का, दूध का। जैसे जो हम भोजन वगैरह करते हैं तो उसके साथ अगर हम दूध पी लेते हैं तो दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। और इसको पचाकर यह किस में कन्वर्ट कर देगा? तो यह केसीन में कन्वर्ट कर देगा, केसीन में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर आपसे पूछे कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है तो आपका आंसर क्या बनेगा? केसीन प्रोटीन पाया जाता है।
अब अगर आपसे पूछे कि रेनिन एंजाइम सबसे अधिक बच्चों में निकलता है या युवाओं में निकलता है, तो मुझे बताइए कि दूध ज़्यादा कौन पीते हैं? बच्चे पीते हैं। तो बच्चों के शरीर में ज़्यादा रेनिन निकलता है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दूध की मात्रा हम लोग की घटते जाती है, दूध पीना बंद करते हैं। जब दूध पीना बंद करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रेनिन एंजाइम निकलना भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था तक यह रेनिन एंजाइम ज़्यादा निकलता है, जो दूध के किस प्रोटीन का पाचन करता है? केसीन का पाचन करता है। और याद रखिएगा, इसी केसीन के चलते जो गाय का दूध होता है ना, वह सफ़ेद कलर का होता है। गाय के दूध के सफ़ेद होने का कारण मुख्यतः कौन सा प्रोटीन है? केसीन प्रोटीन है। गाय का दूध सफ़ेद, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाय का दूध सफ़ेद होता है किस प्रोटीन के चलते? केसीन प्रोटीन के चलते। लेकिन अगर आपने भैंस का दूध देखा होगा तो भैंस के दूध में हल्का पीलापन होता है। भैंस का जो दूध होता है क्या होता है? हल्का पीलापन होता है। और भैंस के दूध में जो हल्का पीलापन होता है वह किस प्रोटीन के चलते होता है? तो वह होता है राइबोफ्लेविन के चलते। राइबोफ्लेविन प्रोटीन के चलते। राइबोफ्लेविन प्रोटीन, जिसको हम पहले कैरोटीन प्रोटीन कहते थे, कैरोटीन प्रोटीन का ही नया नाम क्या हो गया है अब? राइबोफ्लेविन। तो कैरोटीन का ही नया नाम है राइबोफ्लेविन। इस राइबोफ्लेविन प्रोटीन के चलते भैंस का दूध कैसा होता है? हल्का पीला होता है। जबकि गाय का दूध अगर सफ़ेद होता है तो किस प्रोटीन के चलते? केसीन के चलते। अब केसीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम को निकालने का काम करता है कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में होता है? स्टोमक में। बस यही सब तो क्वेश्चन आपसे बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन किस ग्लैंड से निकलता है? किस ग्लैंड से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। आपसे पूछेगा कि दूध का पाचन रेनिन एंजाइम किस ऑर्गन में करता है? किस ऑर्गन में हुआ? स्टोमक में हुआ, क्योंकि स्टोमक में ही यहाँ पर ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड जहाँ से ये एंजाइम निकला था। तो यहाँ पर अब भोजन क्या हुआ कि भोजन का पाचन हुआ, किस न्यूट्रिएंट का पाचन हुआ? किस न्यूट्रिएंट का पाचन हुआ? प्रोटीन न्यूट्रिएंट का पाचन हुआ। लेकिन मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर लिपिड्स का पाचन हुआ है? जो 3 पार्टिकल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो 70% मुंह में पचा था, लेकिन अभी भी 30% जो बचा हुआ था, उस 30% का पाचन स्टोमक में हुआ? नहीं हुआ। 30% का पाचन स्टोमक में नहीं हुआ। प्रोटीन का पाचन हुआ। और प्रोटीन का यहाँ पर कितना परसेंट पाचन हो जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ प्रोटीन का 90% पाचन हो जाता है। 90% प्रोटीन को स्टोमक में ही पचा दिया जाता है। किसके द्वारा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, जो किस ग्लैंड से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो प्रोटीन तो यहाँ पर बचा, लेकिन 10% अभी प्रोटीन भी बचा है। 30% कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो पाया था। और यहाँ जो है लिपिड्स तो पूरा का पूरा भी 100 का 100 ही बचा हुआ है, बिल्कुल नहीं हो पाया है। तो अब यहाँ जो भोजन होगा इस स्टोमक के अंदर, उस स्टोमक वाले भोजन को हम क्या कहते हैं? स्टोमक वाले भोजन को कहते हैं काइम। काइम। तो पूछेगा काइम क्या है? तो वैसा भोजन जो हमारे कहाँ पाता है? स्टोमक में पाता है। स्टोमक में किस टाइप के भोजन को हम काइम कहेंगे? तो वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन का पाचन हुआ है और उस भोजन के न्यूट्रिएंट का जिसका पाचन अभी नहीं हुआ है। किसका पाचन नहीं हुआ है? लिपिड्स का। किसका पाचन नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। तो जिस जो प्रोटीन का पाचन हुआ है वो, और जो अभी तक लिपिड्स का पाचन नहीं हो पाया है या यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है, उस पूरे भोजन को मिलाकर हमने क्या नाम दिया? काइम। तो जो हमारे मुंह में भोजन था वो बोलस था। बोलस वाले में क्या था? कुछ पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और अनडाइजेस्टेड में कौन कौन? प्रोटीन और वसा। यहाँ पर क्या है? कुछ पचा हुआ प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। अब देखिए एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ देगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि स्टोमक में किस फूड पार्टिकल्स का पाचन नहीं हुआ? स्टोमक में किस फूड पार्टिकल्स का पाचन नहीं हुआ? क्या बताएंगे? प्रोटीन ही का तो केवल यहाँ पर हो पाया है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का हो पाया और ना ही यहाँ पर लिपिड्स का हो पाया।
जो 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था मुंह में हुआ था, वो स्टोमक में नहीं हुआ है। स्टोमक में तो 30% जो बचा हुआ है उसको भी नहीं कर पाया। अब हो सकता है कि इसके आगे जब जाएगा तो हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी बातें मैंने बताया है वो आपको समझ में अब आ गया होगा। अब इससे आगे के क्लास में हम जब पहुँचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, उस क्लास को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत ही आपको उपयोगी जानकारी मिलेगा। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।